निवेश की दुनिया एक तरफ तो काफी रोमांचक लगती है, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी उलझन भरी भी है ना। बिल्कुल। रोज नई खबरें आती हैं, नई सलाहें, टिप्स, और समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, किसकी सुने किसकी नहीं। सही बात है। तो आज हम यही करने वाले हैं। हमारे पास जो भी स्रोत हैं, कुछ लेख, कुछ रिसर्च पेपर्स, नोट्स, उनमें हम गहराई से उतर रहे हैं। मकसद ये है कि इस सारी जानकारी के ढेर से वो सबसे ज़रूरी बातें, वो प्रैक्टिकल ज्ञान निकालें जो निवेश के सफ़र में काम आ सके। बिल्कुल। हम ये देखेंगे कि जो लोग पहली बार निवेश करते हैं वो अक्सर कहाँ, मतलब क्या गलतियां कर बैठते हैं, क्यों करते हैं, और कैसे वॉरेन बफे जैसे जो दिग्गज हैं उनकी सलाह और ये जो निवेश का मनोविज्ञान है उसकी समझ हमें बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकती है। और ये सब हम तथ्यों और आंकड़ों के आधार पे करेंगे, सिर्फ हवा में बातें नहीं। बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि निवेश के एकदम बुनियादी बातों से शुरू करें कि भाई निवेश करना ही क्यों है, फिर बाजार के उतार चढ़ाव, उसमें हमारी अपनी भावनाओं, इमोशंस का क्या रोल होता है। हाँ, वो तो बहुत अहम है। और लंबी अवधि की सोच क्यों जरूरी है, इन सब पहलुओं पर बात करेंगे। हम कुछ ऐतिहासिक आंकड़े भी देखेंगे, बचत बनाम निवेश को समझेंगे। अच्छा। और महंगाई कैसे हमारी प्लानिंग पर असर डालती है ये भी समझेंगे। कोशिश यही रहेगी कि इतनी सारी जानकारी में से कुछ स्पष्टता, कुछ क्लैरिटी निकाल पाएं। बढ़िया। तो फिर चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। निवेश क्यों करें? क्या सिर्फ पैसा बचा लेना काफी नहीं है? आपके नोट्स में ज़ीरोधा का जिक्र था। वो कहते हैं कि सिर्फ बचत काफी नहीं है, खासकर जब महंगाई बढ़ रही हो। हाँ, बिल्कुल। देखिए, निवेश जरूरी है अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, महंगाई को मात देने के लिए, और जो हमारे जीवन के बड़े लक्ष्य होते हैं, जैसे रिटायरमेंट है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च है, उन सब के लिए पैसा जोड़ने के लिए निवेश करना ही पड़ता है। इसका कोई उदाहरण है, मतलब आंकड़ों में अगर देखें? हाँ, एक अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए कोई हर महीने 20,000 रुपये बचाता है और उसे बस कैश रखता है बैंक अकाउंट में या घर पर, तो 20 साल में रकम करीब 48 लाख रुपए हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर इसी पैसे को, इसी 20,000 रुपये महीने को कहीं निवेश किया जाए जहां सालाना औसतन 12% का रिटर्न मिल रहा हो, तो जानते 20 साल में रकम कितनी बन सकती है? कितनी? लगभग 2 करोड़। ओह, 48 लाख से सीधे 2 करोड़? ये तो बहुत ही बड़ा फर्क है। हाँ, ये है कंपाउंडिंग की ताकत, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, जहां आपका पैसा और उस पैसे पर जो रिटर्न कमाया वो दोनों मिलकर और पैसा बनाते हैं। समय के साथ ये असर बढ़ता जाता है। समझ गए। ये तो वाकई कमाल है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि बस पैसा बचाया और सीधे निवेश शुरू कर दिया? आपके पास वेल्स फार्गो का भी कुछ मटेरियल था, वो शायद कुछ और कहता है। हाँ, वो एक जरूरी बात याद दिलाते हैं। निवेश से पहले बचत आती है, एक मजबूत नींव बनानी पड़ती है। अच्छा, कैसी नींव? देखिए, निवेश की इमारत खड़ी करने से पहले कुछ बुनियादी काम करने जरूरी हैं। पहला, एक इमरजेंसी फंड, मतलब कम से कम 3 से 6 महीने के जो आपके जरूरी खर्चे हैं उसके बराबर पैसा एक ऐसी जगह रखना, किसी सेविंग्स अकाउंट में या लिक्विड फंड में, जहां जरूरत पड़ने पर आप उसे आसानी से निकाल सकें, एकदम तुरंत। ठीक है, इमरजेंसी के लिए। हाँ। दूसरा, अगर आपके ऊपर कोई महंगा कर्ज है, ज्यादा ब्याज वाला, जैसे क्रेडिट कार्ड का बकाया, तो उसे पहले चुकाना समझदारी है, क्योंकि उस पर जो ब्याज दे रहे हैं वो शायद आपके निवेश के रिटर्न से भी ज्यादा हो। सही बात है। और तीसरा, रिटायरमेंट के लिए जो विकल्प हैं, जैसे भारत में पीपीएफ है, ईपीएफ है, उनमें नियमित रूप से योगदान देना। ये सब करने से ना आपको एक तरह का सुरक्षा कवच मिल जाता है। समझ गए। तो मतलब बचत जो है वो शॉर्ट टर्म जरूरतें और सेफ्टी के लिए है। बिल्कुल। और निवेश जो है वो लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए है। और हाँ, उसमें थोड़ा जोखिम भी शामिल है। एकदम सही। और जब ये तैयारी हो जाए, जब इमरजेंसी फंड बन गया, महंगे कर्ज चुक गए, तब आता है निवेश का मैदान। हाँ। और यहीं पर अक्सर लोग, खासकर नए निवेशक, गलतियां कर बैठते हैं। अच्छा, आपके पास वो राइट्स ब्लॉक्स का एक लेख था जिसमें ऐसी गलतियों की लिस्ट थी। हाँ, उसमें करीब 10 आम गलतियों का जिक्र है जो नए निवेशक करते हैं। और एक और दिलचस्प बात थी मॉर्निंग स्टार ऑस्ट्रेलिया के विश्लेषण में, वो ये कि ये गलतियां सिर्फ जानकारी की कमी से नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अक्सर हमारी अपनी भावनाओं, हमारे सोचने के तरीकों की वजह से होती हैं, जिन्हें वो बिहेवियरल बायस कह रहे थे। सही। उनका एक अध्ययन है माइंड द गैप। वो ये दिखाता है कि निवेशक औसतन अपने ही निवेश से मिलने वाले रिटर्न से कम कमा पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो गलत समय पर खरीदते बेचते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, डर या लालच में फैसले ले लेते हैं, और इस चक्कर में रिटर्न कम हो जाता है। तो चलिए इन गलतियों को थोड़ा और समझते हैं। सबसे आम कौन सी हैं? देखिए, इनको कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं।
पहला और शायद सबसे बड़ा ग्रुप है भावनात्मक जाल, इमोशनल ट्रैप्स। इसमें सबसे पहले आता है फोमो। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी ये डर कि दूसरे लोग पैसा बना रहे हैं और हम कहीं पीछे न रह जाएं। ये तो होता है। इसी चक्कर में लोग अक्सर तब घुसते हैं जब मार्केट पहले ही काफी चढ़ चुका होता है, मतलब महंगा खरीदते हैं, या फिर जरा सी गिरावट होती है तो घबरा कर बेच देते हैं नुकसान में। ये एक तरह की भेड़ चाल है, सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीद लें, सब बेच रहे हैं तो हम भी बेच दें। हाँ, मैंने वो मॉर्निंग स्टार वाले होस्ट का अनुभव पढ़ा था, कैसे बाजार गिरने पर उन्हें इस डर से कि सस्ते में खरीदने का मौका छूट न जाए, हाँ, जल्दबाजी में निवेश कर दिया, या तक कि अपने इमरजेंसी फंड से पैसा निकाल कर। देखिए, ये दिखाता है कि भावनाएं कितनी हावी हो सकती है, अच्छे अच्छे लोग बहक जाते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ है शायद मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना। बिल्कुल, ये सोचना कि हमें पता चल जाएगा कि मार्केट का बॉटम कब है और टॉप कब है, और हम बिल्कुल सही टाइम पर खरीदेंगे और सही टाइम पर बेचेंगे, जो कि लगभग नामुमकिन है। लगभग नामुमकिन। वॉरेन बफेट ने बहुत अच्छी बात कही है कि शेयर बाजार अधीर लोगों से धैर्यवान लोगों तक पैसा ट्रांसफर करने का एक तरीका है। वाह। सच ये है कि अगर आप मार्केट के कुछ सबसे अच्छे दिन मिस कर देते हैं ना, तो आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और वो अच्छे दिन कब आएंगे कोई नहीं जानता। तो फिर इन भावनात्मक जालों से, फोमो से, मार्केट टाइमिंग की कोशिश से कैसे बचें? क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे कारगर तरीका है एक लिखित निवेश योजना बनाना, एक प्लान। एक प्लान? हाँ, यह आपकी गाइड बुक की तरह काम करता है। इसमें आप पहले से तय करते हैं कि आपके लक्ष्य क्या हैं, आप कितना जोखिम ले सकते हैं, आप कहां और कैसे निवेश करेंगे। जब भावनाएं हावी होने लगें तो आप अपने प्लान को देख सकते हैं, वो आपको ट्रैक पर रखने में मदद करता है। और दूसरा तरीका जो राइट ब्लॉग्स और मॉर्निंग स्टार दोनों ने सुझाया है, वो है नियमित और स्वचालित निवेश, जैसे SIPs, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, इसमें आप हर महीने एक तय रकम एक तय तारीख को निवेश करते जाते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इससे मार्केट टाइमिंग की टेंशन खत्म हो जाती है, आपको सोचना ही नहीं है। और जब मार्केट गिरा होता है तब आप ज्यादा यूनिट्स खरीद लेते हैं, और जब चढ़ा होता है तब कम, एवरेजिंग हो जाती है। बिल्कुल, इसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, और ये भावनाओं के असर तो भी कम करता है। बफे की सलाह भी तो यही है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए पैसिव इंडेक्स फंड में लंबी अवधि के लिए नियमित निवेश करना सबसे अच्छा रहता है। एक्टिव मैनेजमेंट को बीट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये तो हुई भावनात्मक गलतियां। इनके अलावा और कौन सी बड़ी चूक हैं जिनसे बचना चाहिए? दूसरी बड़ी कैटेगरी है प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की कमी से जुड़ी गलतियां। इसमें सबसे पहला है अपने लक्ष्यों, अपनी समय सीमा और अपनी जोखिम लेने की क्षमता को नजरअंदाज कर देना। ये कैसे? मान लीजिए आपको 3 साल में गाड़ी खरीदने के लिए पैसे चाहिए, ये आपका शॉर्ट टर्म लक्ष्य है। ठीक है। अब अगर आप ये सारा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा दें, जो कि ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो हो सकता है 3 साल बाद जब आपको पैसे की जरूरत हो तब मार्केट डाउन हो और आपका पैसा कम हो जाए। हाँ, ये तो गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल। तो आपके लक्ष्य की समय सीमा क्या है और आप कितना जोखिम बर्दाश्त कर सकते हैं, उसी हिसाब से निवेश चुनना चाहिए। ज़ीरोधा वाला सोर्स भी यही कहता है कि जो युवा हैं, जिनके पास कमाने के लिए ज्यादा साल हैं, वो ज्यादा जोखिम ले सकते हैं, और जो रिटायरमेंट के करीब है उन्हें कम जोखिम लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास नुकसान की भरपाई के लिए समय कम है। आपकी निवेश स्ट्रैटेजी आपके पर्सनल सिचुएशन और गोल से जुड़ी होनी चाहिए। और इसी से जुड़ा है शायद डाइवर्सिफिकेशन की कमी, मतलब सारा पैसा एक ही जगह लगा देना। हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं ओवर कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत आम गलती है। किसी को कोई एक शेयर बहुत पसंद आ गया, या लगता है कि सोना ही सबसे सेफ है, या रियल एस्टेट में ही पैसा बनता है, और वो अपनी सारी बचत उसी एक चीज में लगा देते हैं। ये तो काफी जोखिम भरा है। बहुत ज्यादा। अगर वो एक चीज नहीं चली या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपका सारा पैसा डूब सकता है या अटक सकता है। इसीलिए विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अपने निवेश को अलग अलग तरह की संपत्तियों में बांटना चाहिए। जैसे कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ बॉन्ड्स या डेट फंड में, थोड़ा सोना, शायद थोड़ा रियल एस्टेट, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंपनियों में, यहाँ तक कि अलग अलग देशों में भी थोड़ा निवेश कर सकते हैं। यानी सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। बिल्कुल, इससे रिस्क कम होता है। अगर एक एसेट क्लास अच्छा नहीं कर रहा तो शायद दूसरा कर रहा हो। आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो स्टेबल रहता है। एक और चीज जो मैंने नोट्स में देखी थी वो है बहुत ज्यादा खरीद फरोख्त करना, मतलब ओवर ट्रेडिंग। क्या ये भी एक गलती है? हाँ, ये तीसरी बड़ी कैटेगरी में आती है, लागत और अमल यानी एग्जीक्यूशन से जुड़ी गलतियां।
लगातार अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते रहना, हर छोटी मोटी खबर पर रिएक्ट करना, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करना, ये अक्सर फायदे से ज्यादा नुकसान करता है। क्यों? एक तो हर बार खरीदने बेचने पर आपकी लागत लगती है, ब्रोकरेज, टैक्स वगैरह। दूसरा, आप अक्सर जल्दबाजी में या भावनाओं में आकर गलत फैसले ले लेते हैं। फिर वही बफे की बात याद आती है, अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल तक रखने को तैयार नहीं हैं, तो उसे 10 मिनट के लिए भी रखने के बारे में ना सोचें। लंबी अवधि की सोच। हाँ, ज्यादातर सफल निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। वो बार बार अंदर बाहर नहीं होते। राइट ब्लॉक्स का सुझाव है कि अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा साल में 1 या 2 बार करना काफी है। रोज रोज कीमतें देखने की जरूरत नहीं है, उससे घबराहट ही बढ़ती है। और आपने लागत की बात की, तो क्या ये जो छुपी हुई फीस होती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो, क्या इन्हें नजरअंदाज करना भी एक आम गलती है? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी गलती है। कई बार हम सिर्फ ये देखते हैं कि फंड ने कितना रिटर्न दिया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस रिटर्न को कमाने के लिए फंड मैनेजमेंट कंपनी ने हमसे फीस भी ली है। एक्सपेंस रेशियो। हाँ, एक्सपेंस रेशियो। या ब्रोकर ने ब्रोकरेज लिया, या सलाहकार ने फीस ली। ये छोटे छोटे लगने वाले खर्चे लंबे समय में आपके रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा कम कर देते हैं। मान लीजिए 2 फंड हैं, एक का एक्सपेंस रेशियो 1% है, दूसरे का 2%। अगर दोनों बाकी सब मामलों में एक जैसे हैं, तो लंबे समय में 1% वाला फंड आपको कहीं ज्यादा अमीर बनाएगा। तो कोई भी निवेश करने से पहले उसकी सारी लागतों को समझना बहुत जरूरी है। और इसी तरह टैक्स के नियमों को न समझना। वो भी। भारत में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स अलग है, लॉन्ग टर्म पर अलग। अगर आप टैक्स के पहलू को ध्यान में रखे बिना खरीद बिक्री करते हैं, तो हो सकता है आपका मुनाफा टैक्स में ही चला जाए। तो होल्डिंग पीरियड वगैरह का ध्यान रखना जरूरी है। एक और दिलचस्प व्यावहारिक चीज थी जिसका जिक्र मॉर्निंग स्टार और राइट ब्लॉग्स दोनों में था, लॉस अवर्जन। हाँ, लॉस अवर्जन, नुकसान से बचने की प्रवृत्ति। ये क्या है? ये बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक बायस है। इसका मतलब है कि हमें नुकसान का दर्द उतने ही बराबर के फायदे की खुशी से लगभग 2 गुना महसूस होता है। अच्छा, मतलब 100 रुपए खोने का दुख 100 रुपए पाने की खुशी से ज्यादा होता है? हाँ, लगभग 2 गुना ज्यादा। और इसी वजह से निवेशक अजीब तरह से व्यवहार करते हैं। वो अक्सर नुकसान वाले निवेशों को बेचना नहीं चाहते, उन्हें पकड़े रहते हैं इस उम्मीद में कि भाव वापस आ जाएगा, और इस चक्कर में और ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं। और दूसरी तरफ जो निवेश मुनाफे में होते हैं, उन्हें जल्दी बेच देते हैं। डर लगता है कि कहीं मुनाफा चला ना जाए, और इस तरह वो बड़े मुनाफे से चूक जाते हैं। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है निवेश करने से पहले ही ये तय कर लेना कि आप कब बाहर निकलेंगे, आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होगी। मतलब कितना नुकसान होने पर आप बेच देंगे, स्टॉप लॉस, या कितना मुनाफा होने पर आप प्रॉफिट बुक करेंगे। ये पहले से तय होना चाहिए, भावनाओं के आधार पर नहीं। और ये स्वीकार करना कि निवेश में नुकसान भी हो सकता है। और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि इतने सारे ऑप्शंस देखकर समझ ही नहीं आता क्या करें। उसे एनालिसिस पैरालिसिस कहा गया था। हाँ, एनालिसिस पैरालिसिस, मतलब विश्लेषण करते करते ही रह जाना, कोई फैसला ना ले पाना। हजारों शेयर्स है, हजारों म्यूचुअल फंड्स, ETF, कहाँ से शुरू करें? सही बात है। और इस चक्कर में या तो लोग निवेश टालते रहते हैं, सोचते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, और वो कल कभी नहीं आता। हाँ, और या फिर वो कोई भी आसान सा डिफॉल्ट विकल्प चुन लेते हैं बिना सोचे समझे। मॉर्निंग स्टार का सुझाव है कि इससे बचने के लिए एक निवेश नीति विवरण यानी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट IPS बनाना मददगार हो सकता है। ये क्या होता है IPS? आसान भाषा में कहें तो ये आपकी अपनी निवेश की रूल बुक है। ओके। एक पर्सनल गाइडलाइन। इसमें आप लिखते हैं कि आपके वित्तीय लक्ष्य क्या हैं, आप कितना जोखिम ले सकते हैं, आपको किस तरह के निवेश पसंद हैं या नहीं हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करेंगे, कब रिव्यू करेंगे। अच्छा। ये आपको एक फ्रेमवर्क देता है। जब आपके पास हजारों विकल्प होते हैं, तो ये IPS आपको उन विकल्पों को फिल्टर करने में मदद करता है जो आपके लिए सही है। इससे फैसले लेना आसान हो जाता है। ये तो काफी उपयोगी लग रहा है। तो ये सारी गलतियां, भावनात्मक प्लानिंग की कमी, लागतों को नजरअंदाज करना, एनालिसिस पैरालिसिस, इन सब से बचने का मूल मंत्र क्या है फिर? निचोड़ क्या है? देखिए, अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें, चाहे वो बफे का सालों का अनुभव और दर्शन हो, ज़ीरोधा का कंपाउंडिंग का गणित हो, या मॉर्निंग स्टार का व्यावहारिक विश्लेषण, तो एक ही बात बार बार सामने आती है। क्या? धैर्य और अनुशासन, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। वॉरेन बफे की सफलता का राज भी यही माना जाता है। बिल्कुल। वो कंपनियों में दशकों तक निवेशित रहते हैं। वो रोज रोज के मार्केट के शोर शराबे से परेशान नहीं होते। उनके कोका कोला या एप्पल जैसे निवेश देखिए,
सालों से रखे हुए हैं, वो कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने का समय देते हैं। और क्या ऐतिहासिक आंकड़े भी इसी तरफ इशारा करते हैं? हाँ बिल्कुल। आपके पास NYU स्टर्न स्कूल का डेटा था 1928 से 2024 तक का। हाँ। लगभग 100 साल का डेटा। इसमें विश्व युद्ध देखे, महामंदी देखी, कई बड़े संकट आए, लेकिन इतने लंबे समय में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद अमेरिकी शेयर बाजार जैसे S&P 500 ने लंबे अवधि में बॉन्ड, सोना या रियल एस्टेट से कहीं बेहतर रिटर्न दिया है। अच्छा। हालांकि ये भी सच है कि उसमें उतार चढ़ाव यानी वॉलिटिलिटी भी ज्यादा रही है, लेकिन अगर कोई निवेशक टिका रहा अनुशासन के साथ, तो इक्विटी ने सबसे ज्यादा संपत्ति बनाई है। ये ज़रोधा के कंपाउंडिंग वाले उदाहरण को और पुख्ता करता है। टिके रहना जरूरी है। ये लंबी अवधि इतनी जरूरी क्यों है? सिर्फ कंपाउंडिंग के लिए या कोई और वजह भी है? कंपाउंडिंग तो एक बहुत बड़ा कारण है ही, लेकिन दूसरा बड़ा कारण है महंगाई, इन्फ्लेशन। महंगाई। ज़रोधा के नोट्स में भी इसका जिक्र था। महंगाई जो है वो चुपचाप धीरे धीरे आपकी बचत की खरीदने की ताकत को कम करती रहती है। कैसे? आज जो चीज 100 रुपए की है, अगले साल वो शायद 106 या 107 रुपए की होगी, अगर महंगाई दर 6-7% है तो। ठीक है। अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है और उस पर सिर्फ 3-4% ब्याज मिल रहा है, तो असल में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, घट रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। ओहो। तो निवेश का एक मुख्य लक्ष्य महंगाई दर से ज्यादा रिटर्न कमाना है, ताकि आपकी परचेजिंग पावर बनी रहे बल्कि बढ़े। और क्या महंगाई सभी तरह के निवेशों पर एक जैसा असर डालती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो वैज्ञानिक जर्नल का सार और NYU का डेटा था, वो दोनों यही दिखाते हैं कि महंगाई का अलग अलग संपत्तियों पर अलग अलग असर होता है। इतिहास में ऐसे दौर भी रहे हैं जब महंगाई बहुत ज्यादा थी और उस दौरान शेयरों या बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न महंगाई को भी मात नहीं दे पाया, मतलब रियल रिटर्न नेगेटिव था। तो फिर क्या करें? इसीलिए एक अच्छी तरह से सोची समझी निवेश योजना जरूरी है, जिसमें महंगाई जैसे जोखिमों से निपटने की रणनीति भी शामिल हो। जैसे कुछ खास तरह की सिक्योरिटीज होती हैं जो इन्फ्लेशन से लिंक्ड होती हैं, या फिर अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करना। ये सब प्लानिंग का हिस्सा है। ये सिर्फ शेयर चुनने का मामला नहीं है, बल्कि एक पूरी योजना बनाने का है जो अलग अलग स्थितियों में काम करे। तो कुल मिलाकर आज की इस गहरी पड़ताल से ये बात तो साफ है कि लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए निवेश बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन इसकी शुरुआत बचत की एक मजबूत नींव से होनी चाहिए। इमरजेंसी फंड, कर्ज चुकाना वगैरह। बिल्कुल। और जब निवेश शुरू करते हैं तो असली चुनौती अक्सर बाजार की उठापटक नहीं होती, नहीं, बल्कि हम खुद होते हैं। हमारी भावनाएं, हमारी अधीरता, हमारी गलतियां, फोमो, मार्केट टाइमिंग, ओवर ट्रेडिंग, लागतों को भूल जाना। एकदम सही कहा आपने। सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर शीशे में दिखता है। हाँ। वॉरेन बफे का धैर्य, ज़रोधा का गणित, मॉर्निंग स्टार के व्यावहारिक सबक, NYU का इतिहास, ये सब एक ही दिशा में इशारा करते हैं। अनुशासन, एक साफ सुथरी योजना जो आपके लक्ष्यों और जोखिम क्षमता के मुताबिक हो, और लंबी अवधि का नजरिया, यही सफलता की कुंजी है। और अच्छी बात यह है कि बाजार हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हमारा व्यवहार जरूर है। हम अपनी आदतें बदल सकते हैं, हम एक योजना बना सकते हैं और उस पर टिके रह सकते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है इन सभी स्रोतों से। तो आज की बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। ये जानते हुए कि बड़े बड़े विशेषज्ञ भी भावनाओं और टाइमिंग की गलतियों से जूझते हैं, और इतिहास ये दिखाता है कि टिके रहना, लंबी अवधि तक निवेशित रहना अक्सर सबसे अच्छी रणनीति होती है। तो ऐसी कौन सी एक व्यवहारिक आदत है, एक बिहेवियरल बायस है, जो किसी की निवेश क्षमता को सबसे ज्यादा रोक रही है? अच्छा सवाल है। और क्या उस आदत को सिर्फ एक लिखित योजना बनाकर, एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट बनाकर काबू में किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।